नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते की सुर्खियों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरीके के हालात हैं और सेना और वहाँ की आवाम आमने सामने है। फौज के द्वारा जो वहाँ कार्रवाई की गई उसमें काफ़ी लोग मारे गए और इस तरीके से उस पूरे इलाके में इंतखाबात को लेकर के और दूसरे मसाइल को लेकर के बहुत ज़्यादा सरकार, फौज और वहाँ के अवाम आमने सामने है। दूसरी बात, अभी एक बड़े उल्लेखनीय घटनाक्रम में आ, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू दोनों की मुलाकात फिर से ट्रंप से हुई। इसके क्या मायने हैं? और हमारे देश में अभी जो मॉनसून सत्र चल रहा है उसमें कुछ नए कानून पारित हुए हैं और कुछ कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर नज़र डालेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ, अभिषेक सर के साथ। अभिषेक, जैसा कि मैंने अभी आपसे पूछा या जानना चाहा कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मसला क्या है और क्यों इतने ज़्यादा एक तरीके से अंदरूनी जंग के हालात बन चुके हैं? सिविल वॉर जैसे हालात। जी। इसमें पाकिस्तान तो सर नंबर ऑफ फ्रंट्स पे लड़ रहा है। एक बलूचिस्तान है ही है, सिंध है ही है, खैबर पख्तूनख्वा है ही है, पीओके है ही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी जो पिछले 3-4 दिनों से जो देखा जा रहा है इशू, उसमें इलेक्शन के टाइम पर जो फायरिंग हुई है वहाँ पर, जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये दरअसल जो लोकल्स थे उनकी अपनी डिमांड है, अपने ह्यूमन राइट्स को लेके, अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। साथ ही साथ वहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म की भी डिमांड हो रही, जो 12 रिजर्व सीटें हैं 53 पीओके में, जो उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 53 सीट्स हैं। 45 पर इलेक्शन हो रहा था। 3 फेजेस में इलेक्शन होना है वहाँ पर। तो पहला फेज जो हुआ इलेक्शन का 27 जुलाई से 10 अगस्त तक का है। ठीक बात है। फर्स्ट फेज का इलेक्शन जो वहाँ मीरपुर डिवीजन में था सर, जिस दिन उस दिन वहाँ के लोकल्स ने उसका बाइकआउट किया। जो वहाँ पे अवामी कमेटी है उसने बाइकआउट की। पोलिंग बूथ पे कोई गया नहीं, सब ऐसे ही खाली पड़ा था। उसी को देखते हुए फिर वहाँ से जो पुलिस रही, जो सेना रही, अब चाहे उसको फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए चाहे गुस्सा कह लीजिए, वहाँ प्रोटेस्ट में उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें नंबर ऑफ लोग जो हैं वो मारे गए हैं। तो हालात तो बहुत ख़राब हैं। और अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ये शुरुआत तो अभी जून जुलाई में ही, मई जून में ही हो गया था। दरअसल एक यूं कहे कि पाकिस्तान बनने के साथ ही इसके हाँ, बीज जब तो पड़ गए थे पड़ ही गए थे। और वहाँ स्थिति सामान्य कभी नहीं रही। कभी नहीं रही। हाँ, कभी फौज से, कभी दमन से, कभी दबाकर उन लोगों को बस हाँ, शांत कर दिया। शांत करा गया। नहीं, जैसे जो अभी जो हालात हुए हैं, अगर हम इसका थोड़ा सा बैक देखें तो इसकी शुरुआत अभी रिसेंट डेज में अगर हम बात करें तो ये मई जून में वहाँ पर जो रावलकोट एरिया है, जी। गिलगिट बाल्टिस्तान में इलेक्शन था, उसका भी लोगों ने विरोध किया था। उसमें भी फायरिंग में जो एपी सेंटर था वायलेंस का, वो रावलकोट था। वहां से फिर ये चीजें और बढ़ गई और तब तक ये इलेक्शन आ गया। अब इस इलेक्शन के टाइम पर वहाँ इशू क्रिएट हो गया। हालात इतने खराब है कि वहाँ के लोकल्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल ब्लॉकेड कर दिया है पाकिस्तान सरकार ने। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सब बंद है। तो वहाँ के लोकल्स जो हैं वो मोदी जी से हेल्प मांग रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहे हैं प्लीज सेव अस। और ख्वाजा आसिफ जो हैं वो पीओके के लोगों को दुश्मन डिक्लेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं दे आर एनिमी लाइक इंडिया। ये भी उनका स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ। हाँ, ये जैसे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो हालात तो बहुत खराब है। एक बलूचिस्तान के हालात अभी देख ही रहे हैं, क्या इस कंडीशन चल रही। तो मतलब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि लगता है अगर 4 टुकड़ों में बंटने जी, की, बहुत मतलब सिंध, हाँ, बलूचिस्तान, बहुत टाइम केपीके नहीं लगेगा। अलग हो जाएगा। बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना बलूचिस्तान के लोगों को अपना मानती है, ना पीओके को लोगों को अपना मानती है। वो खाली उनका पंजाब का ही एरिया है उनका। तो बहुत टाइम नहीं लगेगा ये 4 पार्ट में ब्रेक होने में। ऐसा होता रहा तभी ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर अलग हो गया। बांग्लादेश बन गया। हाँ, तो वहां पर भी हालात ऐसे ही हैं कि वो आने वाले दिनों में हमें कई पार्ट से ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये जो अभी ट्रम्प से मुलाकात जी हुई, सर, डोनाल्ड ट्रम्प से जेलेंस्की और नेतन्याहू की, जी। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव है सर कि 3 लीडर्स, वो भी वो 3 लीडर्स जो वॉर में इन्वॉल्व हैं, वो मिल रहे हैं। अगर हम हाल के इधर के कुछ इवेंट्स को जोड़ें तो आप देखेंगे अभी सबसे लेटेस्ट इवेंट जो हुआ वो यूक्रेन का कैस्पियन सी में एक ईरान का वेसल जा रहा था, उस पर यूक्रेन ने हमला किया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि यूक्रेन ने
ईरान के वेसल पे हमला किया है। ईरान का वो वेसल कैस्पियन सी से रशिया जा रहा था। यूक्रेन का कहना है कि उसमें जो है ड्रोन्स थे, वेपन्स थे, जो ईरान सप्लाई कर रहा था रशिया को। अच्छा। हाँ, और उसी कैस्पियन सी से ईरान में और रशिया के बीच में ट्रेड होता है। यूक्रेन से डायरेक्ट कैस्पियन सी पे हमला किया गया। तो ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन आया कि अब हम भी जो है इसका जवाब देंगे। तो एक डायमेंशन ये भी था कि अब ये वॉर, हाँ, क्या यूक्रेन और ईरान के बीच में एक नया फ्रंट ओपन होने वाला है वॉर का। दूसरा ये कि बेंजामिन जो है, इजराइल जो है, वो लगातार लेबनान पे हमला कर ही रहा है। ट्रंप ईरान से डील करना चाहते हैं। तो सबके अपने अपने इश्यूज हैं। इससे पहले बेंजामिन जाना चाहते थे ट्रंप से मिलने, लेकिन ट्रंप ने टाइम नहीं दिया था, समय नहीं दिया। अब ये जो वहां पे एक फ्यूनरल था लिंडसे ग्रैहम का, जो कि वहां के फॉर्मर अटॉर्नी और सेनेटर थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसी के फ्यूनरल में ये लोग गए थे। तो सेपरेटली व्हाइट हाउस में ट्रंप की मुलाकात जेलेंस्की से हुई और फिर बेंजामिन से हुई है। तो अब ये तीनों मिलकर के अब इस वॉर को कहाँ लेकर के जाते हैं, अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि अब देखिए, एक वॉर तो रशिया यूक्रेन में चल रहा, एक वॉर ईरान अमेरिका में। अब ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ एक होने वाला है, लग रहा, क्योंकि यूक्रेन ने ईरान पे हमला कर दिया। तो ईरान भी अगर रिटेलिएट करता है सर, तो ये दोनों वॉर आपको कोलाइड करते हुए नजर आएंगे। तो आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। और जो हमारे देश में मानसून सत्र चल रहा है संसद का, शुरुआत में देखा कि बड़ा हंगामेदार रहा, और वो कॉकरोच जनता पार्टी पेपर के लीक के प्रोटेस्ट के मैटर, बाद और नीट का जो उनकी डिमांड थी, आखिरकार जी, शिक्षा मंत्री प्रधान ने इस्तीफा दिया। तो अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, उसमें एलओपी, हमारे जो नेता विपक्ष हैं, उनके बयान को लेकर कुछ हंगामा हुआ। और इडियट कह पेपर दिया। लीक को रोकने के लिए एक बड़ा सख्त कानून सरकार ने संसद से पास भी करा लिया है। जी, जी। बाकी बड़े इंपॉर्टेंट कानून हैं, जिसमें डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन का बिल है। आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। एक वंदे मातरम भी पास हुआ। हाँ, वंदे मातरम के इंसल्ट, अपमान, पनिशेबल ऑफेंस हो गया है वो। तो वो ठीक है, थोड़ा हमारे अपने नेशनल प्राइड से रिलेटेड है। इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, मतलब नेशनल सिंबल को अगर कोई इंसल्ट करे तो ऑब्वियसली बात है वो पनिशेबल ऑफेंस होना ही चाहिए। तो उसको एक पास किया गया 3 साल तक के कैद की सजा का उसमें। अब ये जो आपने सर कहा कि जो पेपर लीक वाला, इस पर इन्होंने बड़ा टफ कानून बनाया। जो लास्ट टाइम था, जो अनफेयर मींस लॉ, उसी में इन्होंने चेंज करके उसका जो पनिशेबल टाइम था उसको बढ़ाया है, थोड़ा और स्ट्रिंजेंट कर दिया है, थोड़ा सख्त कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है जब तक इसमें पॉलिसी करेक्शंस नहीं करेंगे, पेपर लीक को कानून से क्या होगा या कानून से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आप प्रोसेस और एग्जीक्यूशन, जी, प्लानिंग और पॉलिसी को चेंज करिए, उसको दुरुस्त कीजिए। चाइना से सीखना चाहिए कैसे वहां पे कैसे वहां पर जो कानून, मतलब जो एग्जाम वो इम्प्लीमेंट होते हैं। वो दुनिया का सबसे शायद बड़ा कानून, जिसमें 4-5 करोड़ बच्चे, सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग एग्जाम नहीं देते, वहां पे भी बहुत लार्ज नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देते हैं। कानून बना देने से मतलब ठीक है, कानून तो एक टफ होना ही चाहिए, डिटरेंट का काम करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन। मुझे लगता है कि नकल रोकने के लिए, इस तरीके के लीक प्रूफ एग्जाम कराने के लिए आपको 3-4 चीजें हैं। रोबस्ट सिस्टम, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डेटरेंस एंड स्विचिंग ओवर टू न्यू सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन आ जाना, उसको मल्टीपल लेवल में कराना। जी, और क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें मैं सर माँ बाप को भी कहूंगा कि माँ बाप को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो बच्चे को पेपर आउट करा करके, पैसा दे करके एग्जाम क्लियर करा देंगे, उससे उनको क्या मिलेगा। आखिरकार जो लोग पेपर लीक की बात उठाते हैं, उसमें हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार के वो लोग भी तो जिम्मेदार हैं, बात जो है, पेपर खरीद रहे हैं। और सर आप अगर नकल करके डॉक्टर बन भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप बेकार डॉक्टर बनेंगे, इलाज नहीं कर पाएंगे आप, तो जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो मतलब तो एक समाज के रूप में ये हमको भी सोचना पड़ेगा कि जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी, समाज की सामूहिक चेतना, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। एथिकल वैल्यूज तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। करप्शन तो है ही एक जिम्मेदार की करप्शन नहीं होगा तो ये सब होता ही ना, ये सब तो करप्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन करप्शन को रोकने के लिए कानून डिटरेंट का काम करता है, बट एक एथिक्स भी होती है, मोरालिटी भी होती है कि हम पेपर आउट करवाएं या हम पेपर आउट ना करवाएं। हम अपने बच्चे को, अपने घर के किसी मेंबर को
एग्जाम में क्वालिफाई कराने के लिए अगर हाँ पेपर लीक करा रहे हैं या पेपर खरीद रहे हैं या सौदेबाजी कर रहे हैं या पैसा दे के ऐसा करा रहे हैं, बिल्कुल तो हम भी तो जिम्मेदार बिल्कुल हैं बिल्कुल उसके सर लिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो आपने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जो सो कॉल्ड जेनजीज और नीट एस्पायरेंट्स थे, उनके द्वारा हमारे जिस तरीके की भाषा, गाली गलौज, अभद्र टिप्पणियां की गई, ऑब्सीन, वल्गर, फाउल लैंग्वेज यूज की गई, वो बहुत चिंताजनक है। एक देश, एक समाज, एक परिवार के रूप में हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए और इसी तरह से एक नागरिक के रूप में हमारे अपने देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। हमें उसके प्रति बहुत समर्पित भाव से सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश है तो हम हैं और इसलिए ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है। सरकार अपना काम ज़रूर करे, लेकिन हमें भी एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य बोध का पालन ज़रूर करना चाहिए। देखते रहिए द वर्ल्ड दिस वीक, जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।